एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर जावेद अख्तर मौजूद है। चलिए आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। सक्सेस पे आप बहुत गुरूर करें। होता ही है, ठीक है, वो आपके बच्चे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनालिटी है। दुनिया का कोई भी आर्ट हो, वो एक गीत हो, कविता हो, पेंटिंग हो, एक कोई म्यूज़िकल ट्यून हो, ये जब एक आर्टिस्ट बनाता है और दुनिया को देता है तो कहीं करोड़ों लोगों के दिलों को वो बात लगती है कि ये बात में कुछ उनका अपना जो एक्सपीरियंस है, उनका अपना जो नॉस्टैल्जिया है, उससे कनेक्ट होती है, तब वो मान ली जाती है। तो दरअसल हमने किसी भी आर्टिस्ट ने जो काम किया है वो बड़ा काम तब बनता है जब लोगों का इंटरेस्ट उसमें आ जाए, लोगों के इमोशन उसमें शामिल हो। वो अकेले आर्टिस्ट का काम नहीं है, वो देखने वाले और पढ़ने वाले और सुनने वाले के पार्टिसिपेशन से बड़ा बनता है। तो उसका सारा क्रेडिट आप लेने लगे तो गलत है। वो उसमें करोड़ों लोगों का क्रेडिट है। उस पर उनके क्या गम थे, उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उनके क्या दुख थे। जब आपकी पोइट्री से वो कनेक्ट होते हैं तब वो ज़िंदा होती है। जैसे आपने मशीन तो बना दी, लेकिन चलेगी तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसमें। वो इलेक्ट्रिसिटी लोगों की अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग है जो उसमें बिजली डालती है। हालांकि आपने बड़े सरल अंदाज में और बड़ी मॉडेस्टी के साथ ये कहा, लेकिन जी मैं बहुत सरल और मॉडेस्ट हूँ। कुछ समय पहले मुझे राहत इंदौरी जी का इंटरव्यू करने का अवसर मिला था, उनके घर जाकर उनसे बात करने का, और मुझे एक छोटा सा किस्सा उसी बातचीत का याद आ रहा है। उनसे जब मैंने पूछा कि आपका इंटरव्यू के कितने दिनों बाद वो गुजरे? 3 साल बाद। अच्छा, 3 साल बाद। नहीं भाई, आदमी को याद रखना। ठीक है, क्या पूछ लिया था आपने उनसे? मुझे इंट्रोडक्शन में ये भी कहना चाहिए था जी। जादू विटिनेस का भी ये कहना मैं भूल गई, वाक पटुता का भी इस शब्द को मैं अब जोड़ देती हूँ। जी बताइए क्या। अब आइए वापस वहाँ। तो अब आपने राहत साहब का इंटरव्यू लिया जी, तो जिस समय उनसे ये बातचीत हो रही थी और मैंने उनके शायरी के सफ़र पर जब सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि जब वो अपने उस्ताद जी के पास गए तो उस्ताद जी ने ये कहा कि शायरी सीखने के लिए तो तुम आए हो, लेकिन बरखुरदार उस दिन आना जिस दिन 5000 शेर तुम्हें ज़ुबानी याद हों। और इस बात का जिक्र, क्योंकि ये किस्सा इसलिए याद आ गया है जब आज के दौर में लोग कोशिश कर रहे हैं, हसरत पाले बैठे हैं कि उन्हें फिल्मी गीत लिखने हैं, प्लेबैक की दुनिया में जिस तरह से सितारा चमकता है वहाँ के लिए लेखन करना है। तो आज अगर कोई आपसे ये पूछे, यहाँ पे बहुत सारी यंग ऑडियंस भी बैठी है, तो आपका उनको क्या एडवाइस होगा, क्या सलाह होगी? नहीं, मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारा चक्कर क्या है, जैसे कोई लोग गीत लिख रहे हैं, फिल्म के गीत लिख रहे हैं, तो उन्होंने फिल्मी गाने बहुत सुने हुए हैं तो लिखते हैं। ये एक तरह की इन ब्रीडिंग हो जाती है। ज़रूरी है कि अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो पहले, और ये जो उस्ताद थे ना इनके, राहत साहब के, बहुत शरीफ आदमी थे कि उन्होंने 5000 कहा। ये कोई 2000 साल पहले एक इब्न रशीक नाम का एक अरब पोएट हुआ था, प्री इस्लामिक। ज़्यादातर इत्तेफाक की बात है कि सारे जो बड़े अरब पोएट हैं वो इस्लाम से पहले के हैं। क्यों है मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत है, मैं क्या करूं। तो उसने कहा था कि लेट नो मैन राइट पोएट्री हु डजंट रिमेंबर 200,000 कपलेट्स ऑफ अदर पोएट्स। मगर वो सस्ते का भी फुर्सत का ज़माना था, उन्होंने 2 लाख की शर्त लगाई थी, नीचे प्राइस गिरते गिरते 5000 पे आ गई है। मगर ये सही है कि आप जब अच्छे पोएट्स की, आप राइटर बनना चाहते हैं, नॉवेलिस्ट बनना चाहते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर बनना, आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, लिखना आखिरी काम है। बिकॉज आपका एक डेवलप होता है सेंस फोनेटिक्स का, डेवलप होता है सेंस वर्ड्स को यूज़ करने का। वर्ड सिर्फ डिक्शनरी में जो मीनिंग है वही थोड़ी होता है। वर्ड इज़ ऑल्सो नोन बाय द कंपनी इट हैज़ केप्ट। ये किन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल हुआ है, ये किन वर्ड्स के साथ घुमा फिरा है। तो धीरे धीरे फिर हर वर्ड की एक साउंड है। साउंड जैसे एक इंसान, अभी मैं और आप बैठे हैं, यहाँ एंटर हुआ तो सबसे पहले आप उसका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, फिर आपका इंट्रोडक्शन होता है, ये डॉक्टर है, अच्छा अच्छा, क्या हार्ट के डॉक्टर है, ठीक। फिर आप उससे जब बात शुरू करती हैं तो आपको मालूम होता है कि वो फलां डॉक्टर को भी जानता है जो आपके दूर के डिस्टेंट रिलेटिव है। धीरे धीरे आप उसे स्लॉट करती हैं कि ये सोशल स्टेटस या एस्थेटिक्स इसका ये है। उसी तरह से वर्ड है। वर्ड का पहला इम्प्रेशन उसकी साउंड है, दूसरा इम्प्रेशन उसका वोकेशन है। जैसे
एक आदमी का काम है, डॉक्टर है या इंजीनियर है या वकील है, उसी तरह वर्ड का वोकेशन है कि ये मैं बोला सेब, इस साउंड का पेशा ये है कि वो एक लाल रंग का फल आपको याद दिलाए। ये उसका वोकेशन है। जैसे कोई डॉक्टर है, इस साउंड का ये काम है कि ये फल याद दिलाएगा, फला वाला। लेकिन उसके साथ आपकी जहन में बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं। सेब कब खाया था, कैसे खाया था, सेब का क्या होता है, सेब, एंड उससे ही रेफरेंस आपके बनेंगे। कौन लोग सेब खा सकते हैं, किनको नहीं मिलता, कहाँ कहाँ होता है सेब, एंड सो ऑन। आपके सबकॉन्शियस में हर चीज़, हर वर्ड के रेफरेंसेस बनते हैं। आप अच्छे राइटर तब हो सकते हैं जब आपको ये समझ आ जाए कि इस वर्ड से मीनिंग तो ये है, इसकी साउंड तो ये है। सबकॉन्शियस लेवल पे एक आम आदमी के जहन में क्या रेफरेंसेस बनेंगे, उसके माइंड में एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट होगा इस वर्ड से। जब आपको ये सेंस आए, फिर आप सही वर्ड चूज़ करेंगे लिखने में। मगर ये ऐसे नहीं आता, ये मास्टर्स को पढ़ते रहने में धीरे धीरे समझ में आता। जावेद साहब क्यों अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो इस जवाब में अपने आप पता चल गया। और जिस तरह से पूरी आपने ये रूपरेखा आज हमारे दर्शकों के लिए भी एक्सप्लेन की है, आई एम श्योर कि ये किसी तपस्या से कम नहीं, और जब उस भाव के साथ काम होगा, उस नियत के साथ काम होगा, तो फिर उसका जो एंड रिजल्ट है वो भी दिखाई देगा। लेकिन आपके एक इंटरव्यू में सर मैं सुन रही थी जिसमें आपने जिक्र किया कि कैसे फिल्मों में गीत लिखना कठिन होता चला गया जब आपको तेज़ धुन पर शब्दों को बिठाना है, और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं। आज के दौर में जब हम देख रहे हैं OTT आ गया है, और OTT में वो बंदिश तो नहीं कि आपको 3 घंटे में फिल्म समेटनी है, 2.5 घंटे में समेटनी है। मिनी सीरीज़ हैं, 7-7, 8-8, 10 एपिसोड्स हैं, बिंज वॉचिंग का कॉन्सेप्ट है। गीत माइनस हो गए हैं, शब्द माइनस वहाँ से हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में और कठिन हो चला है गीतों को उतना आत्मीय बनाना आज की तारीख में? जहाँ तक धुन पे लिखने की बात है, ये कोई नया रवाज नहीं है। शैलेंद्र के, साहिर के, राजेंद्र कृष्ण के, ज़्यादातर मजरूह के ज़्यादातर गीत जो है वो ट्यून पे लिखे हुए हैं। ये भी अपने अंदर एक हुनर है। अगर आता है आपको तो आता है, नहीं आता है तो कितने भी अच्छे पोइट हो नहीं लिख पाते। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई बड़े नामवर पोइट्स बॉम्बे आए मगर वो ट्यून पे लिख नहीं पाए। तो ये हुनर है, ये भी एक हुनर है। मगर ये क्या है, क्या किस्सा कि फिल्मों में आप जो कुछ भी देखती है वो मैनिफेस्टेशन है, वो किसी बीमारी कहीं और है। जैसे कि आप जब बीमार होती हैं तो डॉक्टर आके आपकी नब्ज़ देखता है, कलाई पे हाथ रख, बीमारी कलाई में थोड़ी है। यहाँ पता चलता है कि इसकी बदन में कितनी गर्मी बुखार है या नहीं है, इसकी धड़कन कितनी तेज़ चल रही है, बीमारी कहीं और है। उसी तरह से जो फिल्म है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मुझे किसी मुल्क के, किसी समाज के एडवर्टाइजमेंट दिखा दो तो मैं उस समाज के बारे में सब कुछ बता दूँ कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह के होते हैं, उससे मालूम हो जाएगा समाज कैसा है। वैसे ही जो फिल्मी गीत हैं, इनमें कई गड़बड़े हुई हैं। नो फॉल्ट ऑफ द राइटर्स। हमारे यहाँ यंग राइटर्स टैलेंटेड लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनमें टैलेंट कम है। एक, ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ी। जब ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ती है तो हर चीज़ की, कम्युनिकेशन की रफ्तार बढ़ी। एक आप लेटर लिखती थी दिल्ली से बॉम्बे, 3 दिन पहुंचता था, 2 दिन आदमी सोचता था क्या जवाब दे, फिर वो लिख के भेजता था, फिर 3 दिन, कम से कम 8-10 दिन में कम्युनिकेशन होता था। आज आप मोबाइल उठा के बॉम्बे 1 सेकंड में लगा लेती हैं, बात कर लेती हैं। हर चीज़ का टेम्पो बढ़ रहा है। तो इस तेज़ टेम्पो की ज़िंदगी में और समाज में म्यूज़िक का टेम्पो कम तो नहीं रहेगा। जो सैगल के ज़माने में था वो अब नहीं हो पाएगा, वो इन सिंक नहीं है लाइफ से, तो उसका टेम्पो बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि कोई चीज़ एक वक्त तक बढ़े तो ठीक है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है, वो अपना कार्टून बन जाती है। तो अब एक फ्रेंजी आ गई है म्यूज़िक में और ज़िंदगी में भी। ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब जब फ्रेंजी है तो वर्ड कम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए कि इतने जल्दी बोले जा रहे हैं। दूसरे ये कि एक हम लोगों में एक वीकनेस है कि हमें रोब है वेस्ट का और वेस्ट के कल्चर का कि अच्छी चीज़ें बहुत सारी हैं वहाँ पर, वो हमें सीखनी चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ें भी साथ में ले आओ। हमारे यहाँ म्यूज़िक हमेशा साथ में जो गायक होते थे, सारंगी होती थी, तबला होता था, कभी कभी वायलिन भी होता था, लेकिन ये कि सिंगर मेन था।
जब वो गा रहा होता था, चाहे महफिल में गाए चाहे रिकॉर्ड हो रहा। लता जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, एक दिन मुझे कहने लगी कि भाई पहले म्यूज़िक होती थी कि ताकि ज़रा सिंगर को आराम मिल जाए, अब सिंगर होता है कि म्यूज़िक को थोड़ा आराम मिल जाए। तो किस्सा क्या है कि हम वेस्ट में और इंडिया में म्यूज़िक का इस्तेमाल अलग है। वेस्ट में म्यूज़िक, ज़्यादातर म्यूज़िक सुनने के लिए बनाई जाती है। वेस्ट में आम आदमी गाना नहीं गाता है। ये अलग बात है कि एक आदमी गिटार लिए हेड ज़मीन पे रखे हुए खंबे से टिका गा रहा है, आप पैसा डाल देते हैं उसमें। ये अलग बात है कि कुछ टीनेजर्स अपने बाप के गैरेज में एक छोटा सा म्यूज़िक रूम बना लेते हैं और ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन आप में से सभी लोग जो हैं न जाने कितने मुल्कों में गए होंगे वेस्ट के, आपने कभी फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में किसी को साइकिल पे गाना गाते हुए जाते देखा है? नहीं। कोई आदमी कभी सुना यस्टरडे गाता हुआ जा रहा है? नहीं हो सकता। वहाँ आम आदमी गाना नहीं गाता है। हिंदुस्तान गाना गाने वालों का मुल्क है। हमें गाना इसलिए चाहिए कि हमें खुद गाना है वो गाना। 2 बार सुन के तीसरी बार हम खुद गाएंगे उसको। तो हमारे यहाँ, अच्छा फिर वहाँ क्लब्स हैं, छोटे से छोटे शहर में क्लब होता है, वहाँ लड़के लड़कियाँ जाते हैं, वहाँ डांस होता है। आपके हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में कोई क्लब होंगे, बाकी जगह तो मुझे नहीं लगता। जौनपुर में कुछ इस तरह के क्लब हैं जिसमें लड़के लड़कियाँ, या बिजनौर में या रतलाम में। तो हमारे यहाँ म्यूज़िक का यूसेज अलग है। इस बात को समझे बगैर जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है म्यूज़िक का, वो ऐसी म्यूज़िक बनवा रहा है और बेच रहा है जो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। तो उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है। आपको जो बच्चे आते हैं म्यूज़िकल कंपटीशन में डिफरेंट चैनल पे, वो गाना गाते हैं जो इनकी पैदाइश के 40 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, वो गाने गाते हैं। और जो पिछले महीने हुआ था वो नहीं गाते, इसलिए कि वो हमारा धर्म नहीं है। हमारे जो बरसों का जो हमारा रिश्ता है संगीत से, हज़ारों साल का, वो उसके मुताबिक नहीं है वो गाना, तो हमें नहीं याद रहता। और भाई कितने लोग डांस करते हैं यहाँ गानों पे? बहुत कम लोग करते हैं, मतलब, और कम से कम 5 पैक के बाद ही कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है ना। अब कितनी शराब पिए आदमी? जी हाँ बोलिए। आपने तो जिंदगी की तेजी की बात कर दी, और उस तेजी के चक्कर में कैसे गीतों में जो आत्मीयता थी या जो उसका गहरापन था वो हाशिए पर चला गया, इसका जिक्र भी आपने कर दिया। लेकिन आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है सर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब जिस तरह की करामातें दिखा रहा है, आज हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं, एंड आई एम श्योर अगर मुझे ये सेशन होस्ट करना है या सवेरे कुछ और कार्यक्रम करने थे, मैं 4 कीवर्ड्स उसमें डालकर, 4 उसमें इंफॉर्मेशन के साथ में एक पूरा प्लान मेरे पास रेडी होकर आ जाएगा मात्र 30 सेकंड और 1 मिनट के समय में। तो ये तो हुआ एक ऐसा काम जहाँ पर हमें कोई प्रिपरेशन, कोई फाइल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने हैं, वहाँ तक की बात है। लेकिन जहाँ पर बात रचनात्मक दुनिया की है, जहाँ पर भावों को कलम के ज़रिए कागज़ पर उतारने की है, चलिए लैपटॉप पर उतार दिया आपने, टाइप करके लिख लिया, लेकिन वहाँ पर संवेदनाओं के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह की चुनौती आगे पेश करेगा? देखिए, अभी तो नहीं है चुनौती। अभी जो है, जहाँ तक मैटर ऑफ फैक्ट राइटिंग है, चाहे वो आपको किसी ऑफिस को लेटर लिखना हो, कोई लीगल नोटिस देना हो, किसी बारे में कोई डेटा देना हो, वो के लिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल है। बट द मोमेंट इट एंटर्स द डिपार्टमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, इफ़ आई मे से सो, वहाँ अभी वो बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन इसके मतलब नहीं कि हमेशा कमज़ोर रहेगा, ये डेवलप। एक सवाल पूछूंगी सर, आपने क्या देखा? उनका हैंडीकैप बहुत है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदर की बचपन में डेथ नहीं हुई थी, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ा नहीं, उसके माँ बाप ने घर से नहीं निकाला, उसने कई जगह ऑफिस में गया तो अंदर आने नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गुजरी नहीं है, तो अभी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा वो, इसलिए कि हम तो सब देख चुके हैं। तो अभी टाइम लगेगा। है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पे डिपेंड करता है, और इट इज़ बिकमिंग अ बेटर एंड बेटर कॉन्शियस माइंड, एंड मे बी वेरी सून it will leave human beings' conscious mind much behind. It will go much further than that. लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड का काम ही नहीं है, वो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में जो नो मैन लैंड है, जैसे 2 मुल्कों के बीच में होता है, वो वहाँ होती है।
इसलिए कि जब आप रियल क्रिएशन करते हैं तो आप दूसरों को तो सरप्राइज बाद में करेंगे, पहले खुद होते हैं कि ये बात मुझे कैसे मालूम थी, ये शब्द मैंने कहाँ सुना था, क्यों याद था मुझे, ये मैंने कब देखा था। ये सरप्राइज उसे खुद भी होती है, बिकॉज सब कॉन्शियस इज ऑल्सो प्लेइंग अ पार्ट टू प्ले। अगर ये पूरे कॉन्शियस लेवल पे जब भी होगा ये काम, वो कॉन्शियस लेवल का डेटा कितना भी बड़ा, उसमें वो थर्ड डायमेंशन आ नहीं सकता। लेकिन ये कह के सब्र नहीं करने लेना चाहिए, ये भी होगा। दो चीज़ें हैं दुनिया में जो इस दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो अभी पालने में है बच्चा, ये क्या होगा इसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी चीज़ होगी। दूसरी तरफ जो है वो जो जेनेटिक्स पे काम हो रहा है, यू आर गोइंग टू डेवलप सुपर चिल्ड्रन। वो सुपर चिल्ड्रन जो है उनका हर एक का IQ आइंस्टाइन से 10 गुना ज़्यादा होगा, 20 गुना ज़्यादा होगा। उनमें आप तय कर लेंगे कि मेरा जो ये बच्चा हो रहा है ये बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने, ये आप तय कर सकते हैं। उस बच्चे की आंखों का रंग ऐसा हो वो भी तय हो जाएगा, उसका IQ इतना हो वो भी तय हो जाएगा। तो देयर बी अ सुपर रेस जो जेनेटिक्स को मैनिपुलेट करके बनाई गई। एंड a day will come when artificial intelligence will become self-sufficient and it won't need you anymore. It will create robots itself, and the robots will be able to create robots with all the information possible जो एक आदमी के ब्रेन में नहीं आ पाएगी, उससे कहीं ज़्यादा। और जो फाइनल मैच होने हैं वो इस सुपर बेबी के और इस AI के बनाए हुए रोबो के होंगे। ये जंग इनकी होनी है, हम आप तो क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचने वाले। पर सर आपके अनुभव का हम थोड़ा तो फायदा लेना चाहेंगे। एक फाइन लाइन, एक संतुलन क्या हो सकता है इसके बीच में? कुछ नहीं हो सकता, ये सब संतुलन आप अपनी कोई मर्जी कवच का जो नहीं चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं। जो थ्रस्ट ऑफ डिस्कवरी और नॉलेज और इन्वेंशन है वो कभी नहीं रुकता है। आप एक किताब है बर्ट्रैंड रसेल की, रिलीजन एंड साइंस, ये शुरू से ही रिलीजियस लोग हर चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग अ स्टीम इंजन। कि साहब ये स्टीम इंजन और ट्रेन आ गई तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। पोप ने, वेटिकन के पोप ने स्टीम इंजन के खिलाफ बात की थी कि ये तो व्हीकल ऑफ सेटन है, इसके ये तो आपको सीधा हेल में ही ले जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं। यहाँ भी मुझे याद है कि अरे बाप रे बाप, आपको याद है कि जब नया नया कंप्यूटर आ रहा था यहाँ, तो ऐसा मातम मच रहा था कि ये जो गवर्नमेंट कंप्यूटर ला रही है ये तो साहब सबको बर्बाद कर देगा, वो तो लोगों को निकाल देगा। एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बड़े मशहूर थे, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को बहुत गालियाँ दे रहे थे। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा जी उसकी प्राइम मिनिस्टर थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप क्यों नाराज़ हैं इंदिरा गांधी जी से? कह रहे बेटा तुम्हें मालूम नहीं है क्या कर रही है, इसने हर स्कूल में कंप्यूटर लगवा दिया है, और अब जो बच्चों की कॉपियाँ कंप्यूटर नापते, जांचते और नंबर देते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर ने हमारे लड़के को फेल कर दिया। तो इसलिए वो सरकार के खिलाफ हो गए थे। तो कंप्यूटर का खौफ था, आ गया ना कंप्यूटर। ये कहा था साहब कंप्यूटर आएगा और फिर तो लोग बेरोजगार हो जाए, कुछ नहीं हुआ, ये चलती रही ज़िंदगी, एडजस्ट कर लिया। आपकी ज़िंदगी जो हमारी है आपकी है वो बदलेगी, और ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं ये कुछ अपना स्पेस खुद बनाएंगी और आपको उनके साथ जीना आ जाएगा, ये कंटेंट की रुकेगा नहीं। कंटेंट की जब बात होती है, 30-30 सेकंड का वायरल कंटेंट जो अब सोशल मीडिया पर छाया रहता है, इंस्टाग्राम के जरिए, वायरल रील्स के जरिए, रील्स की जो दुनिया है, जी। उसमें 30-30 सेकंड में इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। 30 सेकंड में आप स्नोफॉल के नीचे खड़े होते हैं, अगले 30 सेकंड में कोई फैशनिस्टा आके आपको साड़ी बांधने का तरीका बता रहा होता है, अगले 30 सेकंड में आपको कुकिंग की कोई रेसिपी सिखाई जा रही होती है। मोबाइल में बस एक स्वाइप करना है और आपके लिए 30-30 सेकंड में दुनिया बदलती रहेगी। क्योंकि जहाँ तक साड़ी बांधने का तरीका मुझे तो कभी किसी ने बताया नहीं, और ना मुझे मालूम करना। आप रील्स नहीं देखते होंगे ना? तो आपने बहुत ही गलत मिसाल दी है, और मैं चुपचाप सुनता तो पता नहीं लोग क्या समझते। तो मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए जी। आजकल सर पुरुष भी सिखा रहे हैं साड़ी बांधने का हाँ, तरीका, ये तो ठीक है, मगर उसमें क्या हुआ, ज़िंदगी ही इतनी तेज़ हो गई है, और जो लोग थोड़ा ठहराव चाहते हैं ज़िंदगी में वो नहीं देखते ऐसा। कोई ऐसा थोड़ी है किसी ने बंदूक। इसने लेखन को प्रभावित किया है, शब्दों को प्रभावित किया है, शब्द होंगे सोचने तो के तरीके को। प्रभावित होंगे, शब्द ही नहीं रहे।
अभी समाज में लैंग्वेज सिमट गई है। आज का जो 20 साल 25 साल का 30 साल का आदमी होगा, उसकी वोकेबलरी अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत कम है। मुझे तो यंग लोग मिलते हैं कॉन्स्टेंटली, जब मुझसे बात करते हैं हर 2 जुमले के बाद बोलते हैं यू नो व्हाट आई मीन, तो आई टेल देम नो, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू मीन, यू टेल मी। तो ये जो है अब कहावतें हैं हमारे। कभी आपने कोई आदमी जिसकी उम्र 30 से नीचे हो उसके मुंह से हिंदुस्तान की कोई कहावत सुनी है? पुराने लोगों से बात करो तो हर तीसरे जुमले में कहावत होती थी। ये कहावत क्या है? कहावत कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये जनरेशन की विजडम है जो एक जुमले में बंद है। मैंने एक प्रोग्राम किया था दोहे पे, और वो कोई 8-9 साल पहले किया था, और एक चैनल पे वो 8-9 साल से चल रहा है राउंड द क्लॉक। मगर दोहे पे जो रेजिस्टेंस था लोगों का, दोहे, अरे भैया ये गांव आम के वो पाठशाला जो होती है उसमें होता है, यहाँ शहर में यार आज की जनरेशन को दोहे से क्या ताल्लुक है? ये दोहे क्या हैं? ये 2 लाइन में, ये मैंने वो अभी छापी है किताब हिंदी में उन्हीं दोहों के बारे में, और जो मैंने उनका इंटरप्रिटेशन दिया है। सीपियाँ, सीपी में होते हैं मोती, ये सीपियाँ हैं जिनमें विजडम के मोती भरे हुए हैं, जो 700 साल पहले भी लिखा गया है दोहा, 500 साल पहले लिखा गया है, वो आज वैलिड है। इसलिए कि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग तो वही है, साजो सामान बदल गया, भाई घोड़ा गाड़ी पे जाता था, अब कार पे बैठ गया, लेकिन वो लव, हेट, जेलसी, एनवी, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, ड्रीम, फैंटेसी, वो तो सब सेम है ना। वो सरगम थोड़ी बदली है, गाने बदलते जाते हैं लेकिन सरगम रहती है। तो वो उस सरगम पे, ह्यूमन इमोशन के जो सरगम पे जो लिखा है लोगों ने 2-2 लाइन में, उसे हम भूल जाएं तो हम एक ख़जाना है जिसको छोड़ रहे हैं, और ये ख़जाने हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। हमारा जो ये है सब, फिर बोलते हैं हम हमारी तो 6000 साल की हो, 5000 की सभ्यता। अरे 5000 की सभ्यता से सीखा क्या है तुमने? तुम्हारे पास उस सभ्यता का क्या है? उसके कौन से संस्कार तुमने बचाए? कुछ नहीं, सिर्फ ज़बानी बोलते हैं। और वो क्या रिच चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है, हमने खो दी है, इसलिए कि हम लैंग्वेज खो रहे हैं। लैंग्वेज ही वो व्हीकल है जिसमें आपकी ट्रेडिशन, आपका कल्चर, आपके संस्कार, आपकी एस्थेटिक्स चलती है। लैंग्वेज ख़त्म हो गई है, वो सब चीज़ें खो जाती है। मुझे इनफैक्ट आपका एक पिछला इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें आपने इंटरनेट की दुनिया में जो रोस्टिंग चलती है उसमें आपने अपशब्दों के प्रयोग के लिए कहा था कि जब खाना फीका बना होता है तो उसमें मिर्ची का जो तड़का ऊपर से डाल दिया जाता है, क्योंकि आपके पास कुछ और है नहीं इंग्रेडिएंट उसको अच्छा पकाने के लिए। जी जी। तो उस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। और आई एम श्योर कि जिस तरह से वो रील वायरल हुई उस खबर के दौरान और आपके उस स्टेटमेंट के साथ लोगों ने उसको एक नसीहत और सलाह के रूप में लिया, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा मैसेज आज की पीढ़ी के लिए भी था। लेकिन 30-30 सेकंड की इन रील्स का जिक्र मैंने एक और महत्वपूर्ण विषय के लिए भी किया, क्योंकि आज के दिन के हमारे संवाद में कई बार इसका जिक्र हुआ। आपने भी वो घटना सुनी होगी जो इंदौर के एक कपल की शादी हुई, वो मेघालय गए और वहाँ पर जो नवविवाहिता जो जोड़ा था उसमें जो लड़की है उसने अपने पति की हत्या करवा दी। सोनम रघुवंशी से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये एक घटना हो सकती है, लेकिन इसका जिक्र आज के दिन में कम से कम जो मैंने एक बात नोटिस की बार बार इसलिए हुआ क्योंकि उसने समाज को एक अलग स्तर पर झकझोरा कि एक जोड़ा जो आज शादी कर रहा है और 4 दिन के बाद वो हनीमून के लिए मेघालय जा रहे हैं और वहाँ पर किसी शातिर, किसी षड्यंत्र के तहत सुपारी किलर्स को हायर करके हत्या करवा दी जा रही है। क्या ज़रूरत थी? आप सिंपल शादी के लिए मना कर देते, छोड़कर चले जाते। एक और घटना मेरठ की थी जहाँ पर पति को मारकर चुनवा दिया गया एक ड्रम के अंदर। तो इन घटनाओं ने समाज को झकझोरा है। आप सर इसकी क्या वजह मानते हैं? मुझे कुछ मेरे मिक्स इमोशन है इसमें। ये 2 औरतों ने अपने हस्बैंड को मरवा दिया तो समाज को झंझोड़ दिया गया, और आए दिन औरतें जिंदा जलाई जाती हैं। आए दिन अगर जिंदा नहीं जला दी जाती तो जो ज़िंदगी गुजारती हैं अपने पति के घर में वो मौत से बदतर होती है, इसलिए कि रोज़ पिटती है वो। उस पर समाज नहीं झंझोड़ा गया। बड़ा बेशर्म है समाज जो 2 औरतों के मर्डर से तो चौंक पड़ा, और इतने बरसों से मर्द जो औरतों पे ज़्यादती कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, उससे उसकी जू नहीं रहती। जो उन्होंने किया बुरा किया। और अगर शादी के इतने जल्दी बात किया तो पता लगाइए कि शादी उसकी मर्जी से हुई थी कि नहीं हुई थी। ये तो बड़ा आसान है। आप तो एक दूसरी दुनिया में जी रही हैं
जहाँ आप टीवी पे लेकिन काम अपराध करती तो हुआ हैं, है ना सर, अपराध हुआ नहीं, है, एक अपराध बच्चे तो की हुआ, जान गई बहुत है। सही है, लेकिन ये शादी उस लड़की की मर्जी से थी। क्या इतना आसान है हिंदुस्तान में एक आम घर में एक छोटे शहर की लड़की के लिए अपने माँ बाप से कहना कि मैं शादी नहीं करूँगी? कह सकती है वो। मैं उसे जस्टिफाई नहीं करता, किसी का भी मर्डर करना, इवन हस्बैंड का, खराब बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि ज़रा आप देखिए कि ये एक बहुत डेस्परेट अटैम्प्ट है। आपको याद है, अब ये ज़रा थोड़ा कम हो गया है, या आप शायद मीडिया वालों को फुर्सत नहीं है, कितनी औरतें जो हैं वो प्रेशर कुकर फटने से मरती थीं। अच्छा, वो भी पहचानता था प्रेशर कुकर के, ये है बहू। बेटी कभी नहीं मरी प्रेशर कुकर से, और ना सास मरी। तो तब समाज के कान पे जूं नहीं रहेंगी थी, अब रेंग रही है। तो ये बात ठीक नहीं, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जितना बुरा ट्रीटमेंट औरतों के साथ होता है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो ऐसे इंसिडेंट तो होते रहेंगे। समाज को भी आपकी ये ताकीद है। आज के दौर में मोहब्बत बदल गई है सर? मोहब्बत तो खैर कभी नहीं बदलेगी। मोहब्बत इमोशन थोड़ी है। आज के दौर में उत्साह भी है, मोहब्बत भी है, गहराई प्यार बदल भी गई है, है? नफरत भी है। नहीं, गहराई भी नहीं बदली। असल में क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी ने एक प्रॉब्लम कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने रोमांस की ऐसी की तैसी कर दी। अब आप ये सोचिए कि मोबाइल फ़ोन अगर रोमियो और जूलियट के पास होता तो आपको लगता है वो बेल्कनी के नीचे आके खड़ा होता सर्दी में? हुआ ये है कि रोमांस है पाइनिंग, मिलने की तमन्ना में, मिलने में नहीं। मिले तो कुछ नहीं, हो टाटा फिश, कुछ ऐसा खास नहीं होता। लेकिन जब आप फैंटेसाइज किसी को कर रहे हैं, मतलब एक आदमी सामने बैठा है तो उसमें आपको उसकी सूरत में चांद कहाँ दिखने वाला है? वो तो जब आपकी इमेजिनेशन में है तो वो चौदहवीं का चांद लगेगा, ये लगेगा। वो पाइनिंग में है, डिस्टेंस में है, न मिल पाने में रोमांस है। वो टेक्नोलॉजी ने ख़त्म कर दिया। अभी आप ईमेल भेज दीजिए, या तो ट्वीट कर दीजिए, या आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, या फ़ोन कर लीजिए। सबके पास फ़ोन है, सब जो है फ़ोन पे रात तो 2-2 बजे तक बात करते हैं, कर सकते हैं, माँ बाप को पता भी नहीं लगता। तो वो जो ये जो अवेलेबिलिटी है, ये जो फैसिलिटी है टू बी नियर, उसने रोमांस ख़त्म कर दिया। रोमांस तो तड़प में था, अब वो तड़प ही नहीं रही। और चूंकि वो इजी हो गया है तो अक्सर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है फिर। तो वो भी खुश, हम भी खुश, ऐसा होता है। थोड़ी कुछ ऐसा गुस्ताखी के साथ सर पूछ लूं, नहीं। जी शबाना मैम के लिए लिखा कुछ, कोई लेटर या कोई चिट्ठी हाँ, या क्यों कोई नहीं लिखा, खत? बहुत लिखा था और अब भी लिखा है। अभी आज पिछले हमको दिनों- सुनने को थोड़ा मिल सकता है कुछ उसका हिस्सा, या कुछ आप बताना चाहें तो? एक शेर सुना देता हूँ, और पूरी पोएम तो अभी क्या है, इतना वक्त तो नहीं होगा। जी, इरशाद हालांकि सर। मैंने पोएम भी है, बल्कि मेरी जो लावा है किताब, उसमें तो एक पोएम का टाइटल ही शबाना है। तो एक शेर सुना देता हूँ। हमको हसीन लोग हमेशा देखें, खूबसूरत भी है वो, ये अलग बात है, मगर खूबसूरत ही लफ्ज़ है, कुछ और लफ्ज़ है इसमें। ये अलग बात है, मगर हमको ज़हीन लोग हमेशा पसंद थे। आप एक बात और देखिएगा, पोइट्री में बहुत कम पोइट्स हैं। आई एम वेरी प्राउड माई अंकल हु रोट हिज पोइट्री इन 1930s. It is exceptional that when he talks of his beloved, he always mentions about her intelligence, about her IQ, her point of view. वरना हुस्न की तारीफ होती रहती है, कभी ने ये नहीं बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड का IQ क्या है। ये पोइट्री में है ही नहीं। फिर लड़कियां गुस्सा करती है तो आपको बुरा लगता है। मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगी, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो जो ये बात आपने की है सर अभी, ये वुमेन एम्पावरमेंट में मुझे खुद बहुत शक्ल बड़ी भी बात है, दिखाई sorry। देती है। खुद शक्ल भी है वो, ये अलग बात है, मगर हमको ज़हीन लोग हमेशा अजीज थे। क्या बात है, बहुत खूब।
कुछ खबरों की बात सर करना चाहूंगी जरूर क्योंकि कीजिए। अभी बड़ी चर्चा है, और चर्चा इसलिए भी क्योंकि देश में एक आतंकवादी हमला हुआ 22 अप्रैल को, जी। जिसमें पहलगाम में हमारे लोगों को गन पॉइंट पर जी, मारा जी, गया। लेकिन जी। उसके बाद भारत ने जो जो कदम उठाए, ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जी। गया, लेकिन भारत से जिस तरह से डेलीगेशन को विदेश भेजा गया, आपने तो संसद में भी काम किया है, सरकार के साथ भी मिलकर डिस्कशंस का आप हिस्सा रहे हैं। जिस तरह से डेलीगेशन को विदेश भेजा गया, ख़ास तौर पर हम जब देखते हैं कि उसमें शशि थरूर दिखाई देते हैं प्रोमिनेंस के साथ में, उसमें असदुद्दीन ओवैसी दिखाई देते हैं बड़ी प्रोमिनेंस के साथ, और वो जिस तरह से विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखते हैं, क्या आप मानते हैं कि सरकार ने एक बड़ा वेल कैलकुलेटेड एक ऐसा फैसला लिया जहां पर विपक्ष को साथ लेकर जब वो वहां पर गए तो इसमें इसलिए एक ये बड़ी लकीर सरकार पे खींची? हमला थोड़ी था, ये तो देश पे हमला था। तो जब देश पे हमला था तो देश का हर आदमी जाएगा। जब सरकार पे हमला होगा तो ये लोग जो गए थे इनमें से बहुत से ऐसे जो सरकार पे हमला करते हैं और करते ही रहते हैं, मगर ये सरकार पे हमला नहीं था, ये देश पे हमला था। तो जब देश पे हमला होगा तो सब एक, वो बाकी बातें हमारे घर की हैं वो करते रहेंगे हम। लेकिन ये आपने खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी का क्यों जिक्र किया?